नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेज विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नया साल 2023 शुरू हो चुका है। ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएसटी की क्लास का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन है, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। दूसरा है वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तीसरा है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन। और फोर्थ ऑप्शन है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। 31 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 31 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। ऋतु प्रवास से अभिप्राय नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता है। ऋतु प्रवास पहाड़ी जनजातियों में प्रचलित है जो अपने पशुओं के साथ ऋतु के अनुसार घाटी और पर्वतीय भागों में प्रवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए दोस्तों। 32 का कौन सा ऑप्शन से होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। अंतर्भेदी अग्नि सेलों का मिलान ग्रेनाइट से करेंगे। बहिर्भेदी अग्नि सेल का निर्माण सेलों का मिलान थर्ड ऑप्शन से करेंगे, बेसाल्ट। और सी है अवसादी सेलों का मिलान कर देंगे सेकंड ऑप्शन से, बलुआ पत्थर। और डी है कायांत्रिक सेलें, इनका मिलान फर्स्ट ऑप्शन से कर देंगे, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पौने चलती हैं? पहला ऑप्शन है पेरी, दूसरा है सवाना, तीसरा है पंपास, चौथा है वेल्ड। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 33 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पेरी। चिनूक नामक स्थानीय पवन पेरी जलवायु क्षेत्र में चलती है। यह एक गर्म हवा होती है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल पर चलती है। पशुपालकों के लिए यह हवा लाभदायक सिद्ध होती है क्योंकि इससे चरागाहों से बर्फ हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? पहला है शुभमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है बाह्यमंडल, चौथा है समतापमंडल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? थर्टी फोर का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बाह्यमंडल। वायुमंडलीय परतों में बाह्यमंडल रेडियो के प्रसारण में सहायक है और इनका प्रसारण वायुमंडल में पाई जाने वाली परत आयन मंडल से होता है जो बाह्यमंडल का ही एक भाग है। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 क्वेश्चन, सुनहरी जरा निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? किसकी एक किस्म है दोस्तों? पहला है सूती वस्त्र, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है जूट, चौथा है सिल्क। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 35 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्क। सुनहरी जरी सिल्क की एक किस्म है। इसका प्रयोग साड़ियों के निर्माण में किया जाता है। कांचीपुरम की सिल्क साड़ियों में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है। इसमें साड़ियाँ बेहद मुलायम, सुंदर और आकर्षक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? पहला है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, दूसरा है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, तीसरा है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, चौथा है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। 36 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला है आखनन, दूसरा है कूपक, तीसरा है कूप की खनन और चौथा है विवृत खनन। 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आखनन। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए आखनन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसे सतही खनन भी कहा जाता है। आखनन विधि खनन की एक कम खर्चीली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? बताइए दोस्तों किसका एक उदाहरण है? पहला है लघु आकार, दूसरा है संयुक्त क्षेत्र, तीसरा है बृहत आकार, चौथा है सहकारी क्षेत्र। 38 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, लघु आकार। टोकरी बुनाई लघु आकार के उद्योगों का उदाहरण है। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा कम होती है और वस्तुओं और सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। लघु आकार के उद्योग वे उद्योग होते हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन,
तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है दोस्तों? पहला है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। तीसरा है तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 39 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं क्योंकि तानाशाही शासक अपने राज्य में सर्वोपरि होता है। उसके द्वारा शासन के समस्त कार्य संपन्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? पहला है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी, चौथा है महानदी। बताइए दोस्तों 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 40 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कावेरी। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। यह कर्नाटक में स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 125 फीट लंबाई इसकी ऊंचाई 125 फीट है और लंबाई 3.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है पत्नी पुत्री या पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रियों को। दूसरा है पत्नी पुत्र या पुत्रों तथा भाई या भाइयों को। तीसरा है पत्नी पुत्री या पुत्रियों तथा बहन या बहनों को। चौथा है पुत्री या पुत्र या पुत्रों तथा भाई या भाइयों को। 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्नी पुत्र या पुत्रों तथा पुत्री या पुत्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया दोस्तों? 42 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है महात्मा गांधी। 42 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन। जनपद पंचायतों के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। बताइए दोस्तों 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 43 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। जनपद पंचायतों के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन गलत हैं क्योंकि जिला स्तर पर विकास योजनाओं का निर्धारण जिला परिषद करती है, ना कि जनपद पंचायत। और ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने का कार्य जिला परिषद का है। इसमें जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा है सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 44 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित दिए गए दोनों कथन गलत हैं क्योंकि इस अधिनियम के तहत कोई भी नागरिक केंद्र राज्य स्थानीय आदि सभी स्तरों के विभागों की कार्यप्रणाली तथा अन्य सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसके लिए उसे किसी न्यायालय में याचिका दाखिल नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इसमें से कौन थी दोस्तों? पहला है मुमताज अली, दूसरा है राज सुंदरी देवी, तीसरा है पंडिता रामाबाई, चौथा है रुकैया सखावत हुसैन। 45 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। गुलाम गिरी नामक पुस्तक इसमें से किसने लिखी दोस्तों? पहला है ज्योतिबा राव फुले, दूसरा है श्री नारायण गुरु, तीसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथा है ईवी रामास्वामी पेरियार। 46 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। पुणे में जन्मी ये महान समाज सुधारक और दलित चिंतक थे।
इन्होंने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी तथा दलितों के स्थान का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? पहला है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मानने होते हैं। दूसरा है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तीसरा है कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। चौथा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। 47 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 47 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह इससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? पहला है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तीसरा है देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। चौथा है निर्वाचित प्रतिनिधि। बताइए दोस्तों 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 48 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार आदि के मंत्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है दोस्तों? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। दूसरा है शिक्षा का अधिकार। तीसरा है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। 49 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 49 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार सुनिश्चित करता है, अर्थात यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? कौन होता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है राष्ट्रपति। 50 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। वह बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। प्रायः शासन संबंधी सभी कार्य तथा निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा है यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। तीसरा है यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। उपर्युक्त कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 51 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप से संबंधित दिए गए सभी कथन सही हैं क्योंकि यह अपने वातावरण तथा इनमें उपस्थित लोगों का अध्ययन करता है। साथ ही साथ यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता, अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? पहला है अर्थशास्त्र, दूसरा है दर्शन शास्त्र, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चौथा है मनोविज्ञान। 52 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए विषयों में केवल अर्थशास्त्र की विषय वस्तु सम्मिलित है। इसमें इतिहास तथा राजनीति विज्ञान से संबंधित विषय भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहला है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। दूसरा है यह स्रोतों को पहचानने में विद्यार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। और तीसरा है यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। चौथा है यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। 53 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। पहला कारण है कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकें। दूसरा है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। तीसरा है पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें। चौथा है विद्यार्थियों को संवेदनशील बना सकें जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें। 54 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 54 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में हम अपने वृत्तांतों का भी प्रयोग करते हैं जिससे हम अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन।
राष्ट्रीय आधार 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि पहला है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। दूसरा, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। चौथा है, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है। 55 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 55 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय आधार समूह के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। इन अंतर्विरोधों के चलते सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्व भी कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? पहला है, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। दूसरा, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तीसरा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। चौथा है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। 56 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह केवल सहभागी पक्षों को सम्मिलित करता है। विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत अध्यापक सभी शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। इसमें कक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कार्यविधियां, विद्यालय प्रभावशीलता, विद्यालय का बुनियादी ढांचा, सामुदायिक भागीदारी आदि को शामिल किया जाता है। इसमें सहभागी पक्षों का सम्मिलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 57 क्वेश्चन, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित पहला और दूसरा कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। दूसरा कथन है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। 57 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 57 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, केवल पहला। एक शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ाते समय ये ध्यान देना चाहिए कि वह सभी विद्यार्थियों की गरिमा को सुनिश्चित करें तथा संवेदनशीलता के साथ विषय पर चर्चा शुरू करें। शिक्षक द्वारा लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों के साथ भावनाओं पर बल देने पर दोनों के बीच भेदभाव होगा, इसलिए एक शिक्षक को यह कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? पहला है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। दूसरा, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तीसरा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। चौथा, यह पाठ को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। 58 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? पहला है समय रेखा आरेख, दूसरा है प्रवाह आरेख, तीसरा है दंड आरेख, चौथा है चक्र आरेख। बताइए दोस्तों 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 59 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, चक्र आरेख। एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित तथा अनियोजित ग्रामीण श्रमिकों द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करने के लिए हम चक्र आरेख का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसी के द्वारा दी गई स्थिति का सही चित्र बन सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। पहला है, यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। दूसरा है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा, यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है। चौथा, यह विद्यार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है। 60 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? पहला है, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अभिलेखित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। दूसरा है, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तन पर आधारित चर्चा करना। तीसरा है, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलार्ज बनाना। चौथा है, एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार। 61 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? पहला है स्वाकलन, दूसरा है संकलात्मक आकलन, तीसरा है रचनात्मक आकलन, चौथा है समकक्षी आकलन।
62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा स्व आकलन। स्व आकलन में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करके उसके आधार पर अपना आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन है। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? पहला है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है भूगोल, चौथा है इतिहास। 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नागरिक शास्त्र की नामावली में परिवर्तन कर उसे सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है समानता, तीसरा है सहयोग, चौथा है प्रतियोगितात्मकता। 64 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों प्रतियोगितात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। विद्यार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पहला है परियोजना का आकलन, दूसरा है पाठ के अंत में आकलन, तीसरा है सत्र के समाप्त होने पर आकलन, चौथा है कक्षा के दौरान आकलन। 65 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा सत्र के समाप्त होने पर आकलन। विद्यार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य सत्र की समाप्ति पर उसका संपूर्ण आकलन करना है। संकलनात्मक आकलन के आधार पर विद्यार्थियों के मानसिक, व्यवहारिक, निर्णय एवं निर्माणात्मकता, कौशल आदि का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? पहला है प्रतीक अध्ययन विधि, दूसरा है क्षेत्रीय विधि, तीसरा है कार्यशाला विधि, चौथा है सर्वेक्षण विधि। 66 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 66 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा प्रतीक अध्ययन विधि। जब कक्षा में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख विषय पर पढ़ाना हो तो हम इसे पढ़ाने के लिए प्रतीक अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। इससे विद्यार्थी संबंधित विषय को सहजता से सीखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? पहला है समस्या समाधान विधि, दूसरी है स्रोत विधि, तीसरी है मानचित्र विधि, चौथी है परियोजना विधि। 67 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा स्रोत विधि। स्रोत उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों या इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए स्रोत विधि सबसे अधिक प्रासंगिक होगी, क्योंकि इन स्रोतों को प्रत्यक्ष देखकर विद्यार्थी उसे आसानी से समझ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की प्रस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? पहला है मुख्यधारा के विचार, दूसरा है विद्यालय की आधारभूत संरचना, तीसरा है वार्षिक परीक्षा, चौथा है विद्यालय के बाह्य वातावरण। 68 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 68 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विद्यालय के बाह्य वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? पहला है वर्षा, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है वायुदाब, चौथा है तापमान। 69 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा वर्षा। वर्षा के आंकड़े दंड आरेख द्वारा अच्छे तरीके से दर्शाए जा सकते हैं, जबकि आर्द्रता, वायुदाब, तापमान आदि के आंकड़ों के साथ साथ अन्य आंकड़े भी जुड़े होते हैं जिन्हें दंड आरेख से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। वर्षा किसी स्थान विशेष से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। पहला है मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना, दूसरा है विद्यार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों से परिचित कराना, तीसरा है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना, चौथा है आदर्श स्थितियों को दर्शाना। 70 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 70 का थर्ड ऑप्शन से होगा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी थी? पहला है पाली में, दूसरा है संस्कृत में, तीसरा है प्राकृत में, चौथा है हिंदी में। बताइए दोस्तों 71 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 71 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा संस्कृत। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने गणित की पुस्तक आर्यभट्टियम की रचना संस्कृत भाषा में की है। वे पटना
बिहार के रहने वाले थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना गुप्त काल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहला है सांची, दूसरा है थोटलाकोंडा, तीसरा है बोध गया, चौथा है सारनाथ। 72 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ प्राचीन समय में मृगदाओ और ऋषिपत्तनम के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? पहला है पाल चोल पांडे, दूसरा है चोल चेर पांडे, तीसरा है चेर पाल राष्ट्रकूट, चौथा है चोल महाराष्ट्रकूट पांडे। 73 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, चोल चेर पांडे। संगम कविताओं में चोल चेर पांड्य 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। संगम कविताओं में अहनानूर और पुरानानूर विशेष प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? पहला है चोल, दूसरा है कुषाण, तीसरा है पांडे, चौथा है मौर्य। 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 74 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, मौर्य। रामपुरवा स्तंभ शीर्ष पर उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर पर सांड की आकृति उत्कीर्ण है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। अब यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचारधीन प्रस्तुत किया? पहला है रामानुज, दूसरा है बसवन्ना, तीसरा है अलमाप्रभु और चौथा है शंकर। 75 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 75 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, रामानुज। विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन रामानुज ने किया है। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। उनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, दूसरा है खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, तीसरा है तत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, चौथा है खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐतिहासिक पांडु लिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है दोस्तों? पहला है इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया, दूसरा है यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, तीसरा है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया, चौथा है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रचलित वीर शैव संप्रदाय के विषय में दिया गया कथन तीसरा सत्य है, से सभी असत्य हैं। इस संप्रदाय की स्थापना वासन ने की थी। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बंदगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। दूसरा है बंदगाह पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 78 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन।
इन नागरिकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा है फाजियन, तीसरा है जुएन जंग और चौथा है वास्को डी गामा। 79 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस। इटली का प्रमुख यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकला था। वह समुद्री मार्ग के रास्ते भारत पहुंचना चाहता था, परंतु वह अटलांटिक महासागर को पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया। भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? पहला है चेर, दूसरा है पांड्य, तीसरा है कुषाण और चौथा है चोल। 80 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा चेर। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था। चेर राजवंश वर्तमान केरल में स्थित एक प्राचीन राजवंश था। चेरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। चोल और पांड्य इसके पड़ोसी राजवंश थे। चोल इनमें से अधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? पहला है गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, दूसरा है असोम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध, तीसरा है नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, चौथा है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। 81 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 81 का सेकंड ऑप्शन से होगा असोम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि पहला है इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी, दूसरा है इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी और तीसरा है इनमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, चौथा है इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। 82 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 82 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, कोई भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया, इस कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया था। आयोग के भारत पहुंचने पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। यह भारतीय समस्या पर विचार करने के लिए बनाया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए दोस्तों। 83 का इस प्रकार मिलान करेंगे दोस्तों। ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन, युवा बंगाल आंदोलन का हेनरी लुइस वियन डिरोजियो और रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। इस प्रकार 83 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? पहला है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है तमिलनाडु। 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 84 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। वर्ष 1952 में प्रसिद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल की थी। इसके चलते उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह भारत का पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? पहला है मौलाना आज़ाद, दूसरा है सैयद अहमद खां, तीसरा है बाजी मोहम्मद, चौथा है मोहम्मद अली जिन्ना। 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। पहला है मकर रेखा, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है आर्कटिक वृत्त, चौथा है भूमध्य रेखा। 86 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कर्क रेखा। भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कर्क रेखा है। यह भारत के 8 राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है?
पहला है देशांतरों के मध्य दूरियां। दूसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तीसरा है वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। चौथा है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है। 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 87 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए दोस्तों। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 88 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मिलान महोगनी से करेंगे। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का वसौल से। कटीली झाड़ियों का मिलान बबूल से। और मैंग्रोव वन का सुंदरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? पहला है अफ्रीका, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा यूरोप, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों 89 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 89 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री तथा भारतीय नामक भारत के शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित किए गए। इनमें दक्षिण गंगोत्री सेंटर को अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उष्ण महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा है शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। महासागरीय धाराओं के संबंध में दिया गया कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि उष्ण और गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि ठंडी या शीत महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांशों से उत्पन्न होती हैं और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।